हेलो एवरीवन, सभी प्यारे बच्चों का वेलकम है चैनल पे। मेरा नाम है अमन बहल। 15 फरवरी की क्लास है और फर्स्ट एडिटोरियल द हिंदू का कवर करेंगे। फार्मिंग कंसेंसस इसका टाइटल है। आर्टिकल लिखा गया है किसान आंदोलन पे। 2-3 साल पुरानी यादें किसान आंदोलन की, फार्म प्रोटेस्ट की फिर से हॉन्ट कर रही हैं, परेशान कर रही हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, और वो भी ठीक इलेक्शन से पहले। चलिए शुरू करें आर्टिकल को अपने क्विज के साथ में। हर चीज़ को बेसिक लेवल से कवर करते हैं इस क्लास में। अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबा देंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही क्लास शाम में पब्लिश होती है। 6, साढ़े 6, 7 बजे के आसपास अपनी क्लास जो है शाम में आती है। अब जो भी इस क्लास में आप सीखेंगे, इस क्विज पे क्लास के लास्ट में आपको अप्लाई करना है। 10 में से आपको 8, 9 या 10 मार्क्स मिलने चाहिए। तो क्विज को क्लास के लास्ट में ही देखा जाएगा। चलिए अभी लेक्चर को पूरे मन से शुरू करते हैं। कह रहा है जी फार्मिंग कंसेंसस। देखिए, फार्म का मतलब होता है खेत और फार्मिंग का मतलब होता है खेती या खेती करना। कोई आपसे पूछे क्या करते हो, अगर आप खेती करते हो तो आप बोल सकते हैं आई एम अ फार्मर और आई एम इन्वॉल्व इन फार्मिंग। ठीक है। कंसेंसस का मतलब होता है यूनैनिमिटी या अग्रीमेंट। हिंदी में बोलते हैं आम सहमति, सबकी आम राय, सबकी मिलीजुली राय। कह रहा है जी फार्मिंग के फील्ड में हमें कंसेंसस को लाना है। फार्म आंदोलन जो हो रहा है, किसानों का आंदोलन जो हो रहा है, उन किसानों के साथ सरकार को अग्रीमेंट या यूनैनिमिटी बनाना है। दूसरा इस टाइटल का मीनिंग ये हो सकता है फार्म करना यानी खेती करना, किसी चीज़ को पनपाना, उपजाना। आप कंसेंसस को फार्म करें, खेती करके लाएं, उपजाएं या पनपाएं। समझ पाए? दोनों ही तरीके से टाइटल फिट बैठ रहा है। खेती के फील्ड में कंसेंसस लाएं, किसानी के फील्ड में, या फिर कंसेंसस को पनपाएं या फार्म करें। अच्छा, क्यों पनपाना है कंसेंसस को? कह रहे द सेंटर मस्ट एड्रेस ग्रीवांसेस ऑफ फार्मर्स थ्रू टॉक्स। जो सेंटर है, जो केंद्र सरकार है, भारत सरकार, उसको एड्रेस करना ही पड़ेगा। मस्ट मतलब पड़ेगा या चाहिए ही चाहिए। एड्रेस का मतलब होता है संबोधित करना, हल निकालना। सेंट्रल गवर्नमेंट को हल निकालना ही पड़ेगा सभी ग्रीवांसेस का, सभी शिकायतों का, जो है किसानों की, फार्मर्स की। और ये करना कैसे होगा? थ्रू यानी वाया टॉक्स के जरिए, बातों के जरिए। ठीक है। सेंटर सब्जेक्ट है, मस्ट एड्रेस इसकी वर्ब है। जो बच्चे बिल्कुल नए हैं ना, वो ये सोचते हैं सर ये एड्रेस कहाँ से आ गया, एड्रेस का मतलब हल निकालना कहाँ से निकला। एड्रेस का मतलब तो होता है पता, है ना। मेरा एड्रेस ये है, आपका एड्रेस ये है। ध्यान रखें, इंग्लिश में एक ही वर्ड एक से ज़्यादा मीनिंग्स रखता है, और ये इस लैंग्वेज की सबसे बड़ी खासियत है। कुछ लोगों के लिए परेशानी है और कुछ लोगों के लिए खासियत है ना। एड्रेस नाउन फॉर्म में बताता है पते को, कहाँ आप रहते हो। वर्ब फॉर्म में बताता है किसी चीज़ के सोल्यूशन को लाने को। तो यहाँ पे सोल्यूशन लाने की बात हो रही है, एड्रेस करने की। रीडिंग करोगे रेगुलरली तो ये चीज़ें आपके लिए पीस ऑफ केक होंगी, है ना। अलग अलग मीनिंग्स को यूज़ करना। ग्रीवांस का मतलब होता है शिकायत, आपकी कोई नाराज़गी हो किसी चीज़ से जुड़ी हुई। शिकायत के लिए और एक वर्ड अंग्रेजी में अपने पास कंप्लेंट, कंप्लेंट। लेकिन ध्यान ये रखना, कंप्लेंट वर्ब का अगर मैं टी निकाल दूं कंप्लेंट नाउन का, तो ये कंप्लेन नाम की वर्ब बन जाती है। समझ पाए? कंप्लेंट का मतलब है शिकायत नाउन फॉर्म में। इसको प्लूरल बना लो, इसके आगे लिख दो कंप्लेंट्स, है ना, एस लगा के इसको प्लूरल बना दो। लेकिन कंप्लेन का मतलब होता है शिकायत करना वर्ब फॉर्म में। इसको आप ईडी लगा के V2 V3 बना पाएंगे, इसके आगे एस नहीं लगेगा। समझ गए ना। एस और प्लूरल बनाना तो नाउन के साथ होगा ना, वर्ब के साथ नहीं हो सकता। तो बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बार बार रिपीट इसलिए करवाते हैं क्योंकि जहां मिले मुफ्त का 1 नंबर आपको स्कोर करना है। चलिए आगे बढ़ेंगे, आर्टिकल की वोकैब पर नजर डालते हैं। 5-6 वर्ड्स हैं, शुरू में देख लो एक साथ ताकि पढ़ते हुए डिस्टर्बेंस ना हो। क्लास को एक लाइक और एक शेयर जरूर से देना। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको @YourEnglishTutor टाइप करना है, टेलीग्राम में आपको ग्रुप मिल जाएगा। साथ ही YT ऐप पे आप तैयारी कर सकते हैं अपने एग्जाम्स की, चाहे SSC हो, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग हो, UPSC का हो या बैंकिंग का हो। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। राइटिंग के कोर्स में आप सीख सकते हैं राइटिंग, लगभग 60 से 70 घंटों में फ़ायदा आप ले सकते हैं इस कोर्स का।
यूपीएससी के कोर्स में आप अपना मीडियम चेंज कर सकते हैं, किसी और लैंग्वेज से इंग्लिश में माइग्रेट कर सकते हैं। यूपीएससी के सभी एस्पेक्ट्स कवर्ड हैं, आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, सी सेट। एसएससी और बैंकिंग के कोर्स में आपको सारे वैरायटी के क्वेश्चन सोल्व करना सिखाया जाता है। 100 से 1.25 घंटों के कोर्सेज हैं, आप भरपूर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, टीम का नंबर है व्हाट्सएप, आप इस नंबर पे टीम से जुड़ सकते हैं वाया व्हाट्सएप। ऑलराइट, वो कैब शीट है अपनी, 5 वर्ड्स हैं। स्प्लिंटर पहला वर्ड है, नया है, इसी से शुरू करेंगे। स्प्लिंटर क्या होता है? ये एक वन वर्ड है। 2000 मैंने जो अटेम्प्ट किया था, 12-13 वाला किया था शायद, है ना, उसमें ये वर्ड आया था, और उसके बाद 2017 में भी आया था। एसएससी की बात कर रहा हूँ। स्प्लिंटर क्या होता है? अगर कोई बम फूटे, है ना, एक्सप्लोसिव, तो बम फूटने से कुछ नहीं होता भाई। बम फूटने से लोग कैसे मरेंगे? पटाखा भी तो फूटता है बड़ा सा, लोग मरते हैं कि पटाखे से? नहीं। बॉम्ब के अंदर कुछ छोटे छोटे नेल्स यानी कील रहती हैं, या मेटल के पीसीज रहते हैं। जैसे ही बॉम्ब फूटता है ना, वो मेटल के पीसीज, वो नेल्स, वो कीलें बहुत तेज़ी से आसपास फैलती हैं, और जो भी खड़ा होता है उसको मार देती हैं, है ना, उसके शरीर के अंदर घुस जाती हैं। वो जो छोटी छोटी कीलें होती हैं, छोटे छोटे पीसीज होते हैं मेटल के, कांच के, उनको बोलते हैं वन वर्ड में स्प्लिंटर। समझ पाए क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? स्प्लिंटर एक वन वर्ड है। बम के फूटने के बाद, कोई भी बॉम्ब के फूटने के बाद जो कांच के टुकड़े या मेटल पीसेस निकले, उनको क्या बोलते हैं? और वही स्प्लिंटर का दूसरा मीनिंग होता है किसी भी चीज़ का छोटा सा पीस या ब्रोकन पार्ट। जैसे ग्लास है ना, कांच का, नीचे गिरा तो वो जब टूटेगा, छोटे छोटे पीसेस उसके हो जाएंगे, वो ग्लास के स्प्लिंटर्स होंगे। तो ये वन वर्ड याद रखना। बॉम्ब से तो वैसे भी जुड़ा हुआ, और किसी चीज़ के छोटे छोटे पीसेस के लिए भी यूज़ होता है। द ग्लास ब्रोक एंड इट्स स्प्लिंटर्स फ्लू एवरीवेयर। ग्लास टूट गया और इसके छोटे छोटे टुकड़े, स्प्लिंटर्स जो हैं, हर तरफ फ्लू कर गए, उड़ के चले गए या फैल गए, है ना, फ्लू कर गए। फ्लाई की सेकंड फॉर्म है फ्लू। चलिए, इसको फ्रैगमेंट या बिट भी बोलते हैं। अगला वर्ड अपना आज का कैज़म। कैज़म का मतलब होता है खाई या दरार, गैप, क्रैक, फिशर, डिवाइड, है ना। फिशर नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। दरार समझते हैं ना आप, बीच में जो क्रैक आ जाता है किसी चीज़ के, दैट इज कॉल्ड अ फिशर। देर इज ऑलवेज अ कैसम दैट सेपरेट्स वन जनरेशन फ्रॉम द अदर। एक हमेशा खाई होती है, दरार होती है, कैसम होती है, जो अलग करती है एक जनरेशन को दूसरी जनरेशन से। चलिए, अगला वर्ड है कॉर्नर स्टोन। बहुत बार ये वर्ड आता है, सब बच्चों को आता होगा। कॉर्नर मतलब किनारा, स्टोन मतलब पत्थर। किसी भी बिल्डिंग या इमारत या स्ट्रक्चर के चारों किनारों पे जो पत्थर रखा होता है, उसी पे वो इमारत टिकी होती है। चारों किनारों पे जो पत्थर है, उसी पे पिलर बना होगा, पिलर ही पूरी इमारत को सपोर्ट करेगा, चारों पिलर पे इमारत टिकी होगी। तो कॉर्नर स्टोन का मतलब होता है सबसे बड़ा सपोर्ट या आधार या फाउंडेशन किसी भी चीज़ की। हार्डवर्क इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ सक्सेस। मेहनत ही सफलता का आधार है, फाउंडेशन है, नींव है। इसको बेड रॉक भी बोलते हैं, मेन स्टे भी बोलते हैं, लिंच पिन भी बोलते हैं। आज बेड रॉक नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। वो वाली रॉक जिस पे किसी इमारत का बेड बना हुआ है। बेड पे क्या होता है? बेड पे आराम करते हो आप, और रॉक मतलब चट्टान। तो वो वाली रॉक जिस पे कोई इमारत आराम कर रही है, टिकी हुई है बेड बना करके, वही उसकी बेड रॉक या आधार कहलाएगी। ठीक है, फाउंडेशन बोलते हैं बेड रॉक को। सेकेंड लास्ट वर्ड है अपना आज का सस्टेनेंस। सस्टेनेंस का मतलब होता है आपका ब्रेड एंड बटर, कामकाज, लाइवलीहुड या रोजगार। ऐसी चीज जिससे आपको खाने को मिले और जीने का सहारा मिले, वो आपका सस्टेनेंस है। फिशिंग इज द प्राइमरी सस्टेनेंस ऑफ द पीपल लिविंग नियर सी शोर्स। मछली पकड़ना सबसे मुख्य कामकाज है, लाइवलीहुड है उन लोगों का जो समुद्री किनारों पर रहते हैं, लिविंग नियर द सी शोर्स। सस्टेनेंस को सपोर्ट या सबसिस्टेंस भी बोलते हैं। ठीक है, सस्टेनेंस का मतलब होता है जो आपको सस्टेन करने में मदद करे। ठीक है, खाना पीना का आपका काम निकल जाए, खर्चा निकल जाए, और इससे भी एक लेवल नीचे आए, जो आपको जिंदा रहने में मदद करे, वो होता है सबसिस्टेंस। आपके ऑक्यूपेशन के लिए यूज हो रहा है, लेकिन ऑक्यूपेशन 2-3 तरीके से आप बोल सकते हो ना। एक तो आप बोल सकते हो हम इस चीज़ का व्यापार करते हैं, तब आप बोलोगे ये ऑक्यूपेशन करते हैं। एक आप बोल सकते हैं हम इस चीज़ का काम करते हैं, तब आप बोलोगे लाइवलीहुड है। एक आप बोलोगे इस चीज़ पे से हमारा घर चलता है, तब वो सस्टेनेंस है। और एक आप बोलेंगे इस चीज़ से हम खाना खाते हैं, जीते हैं इस चीज़ पे, तब बोलेंगे सबसिस्टेंस है। तो आपके कामकाज के लिए चारों वर्ड है, लेकिन इनकी इंटेंसिटी अलग है। छोटा आदमी सबसिस्टेंस करता है, बड़ा आदमी ऑक्यूपेशन करता है।
समझ गए? कहने के अलग अलग तरीके हैं आपके कामकाज के लिए वर्ड। लास्ट वर्ड है अंडरटोन। देखिए अंडरटोन का मतलब क्या होता है? इम्प्लिसिट या इनडायरेक्ट मीनिंग किसी चीज़ का, किसी भी चीज़ में से जो हिडन मीनिंग निकल रहा है वो उसकी अंडरटोन होती है। और आयरॉनिकली अंडरटोन को ओवरटोन भी बोलते हैं। अंडरटोन ओवरटोन एक ही बात है। द अरेस्ट ऑफ अपोजिशन लीडर्स बिफोर द इलेक्शंस हैव पॉलिटिकल अंडरटोन्स। जो अपोजिशन लीडर्स का अरेस्ट है ठीक इलेक्शन से पहले, उसमें कई सारे पॉलिटिकल हिडन मैसेजेस हैं, अंडरटोन्स हैं, ओवरटोन्स हैं या कनोटेशंस हैं। ठीक है, तो चलिए वर्ड आप आर्टिकल में आज आप देखेंगे अंडरटोन एंड ओवरटोन आर सिनोनिम्स। अब आएंगे आर्टिकल पे, एक समरी आपको दें किस बारे में लिखा हुआ है। वर्ड्स आज मोस्टली नए थे, सारे वोकैब वर्ड्स है ना, 4-5 वर्ड्स हैं जिनमें से शायद 3 वर्ड्स नए हैं। समरी ये है कि किसान फिर से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और यूपी के इकट्ठे हो रहे हैं दिल्ली के पास धरना देने के लिए। और दिल्ली से 200 किलोमीटर दूर इनको रोक के रखा है पुलिस वालों ने, हरियाणा और जो है पंजाब की या दिल्ली की। खड़े इसलिए हो रहे हैं किसान के वही मांगे इनकी जो पिछली बार थी उसी टाइप की, एमएसपी की गारंटी दो, पेंशन को बढ़ाओ, किसान को कर्ज माफ़ी करो। फिर जो यूपी का किसान आ रहा है, कोई जेवर एयरपोर्ट है ना, उस एयरपोर्ट के बनने के खिलाफ आ रहा है। तो हर तरह से जो किसान परेशान अपना होकर के दिल्ली में धरना देने के लिए तैयार है। और ये सारी बात है इलेक्शन से बिल्कुल पहले। हमारा आर्टिकल बता रहा है कि एक तो इस पूरी बात में पॉलिटिकल अंडरटोन या ओवरटोन हो सकती है, ये एक सोची समझी साजिश हो सकती है इलेक्शन से पहले सरकार को प्रेशर में लाने की। और दूसरा, साजिश है या नहीं, सरकार तो प्रेशर में आएगी ही आएगी। सरकार को चाहिए कि किसानों से बात करके जल्दी से हल निकाले, नहीं तो इलेक्शन जीतना लड़ना सब चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी। और जब किसान बैठते हैं तो 2-2 3-3 साल तक बैठे रहते हैं धरना देने के लिए। सरकार बिल्कुल नहीं चाहेगी कि 3 साल तक फिर से नई किसानों से जिनकी समस्या खड़ी हो जाए। चलिए टोन मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। आइए आर्टिकल को शुरू करते हैं। कह रहे फार्मर्स फॉर पंजाब इन देयर थाउजेंड्स हैव असेंबल्ड एट 3 पॉइंट्स along the border with Haryana, where they have been stopped from marching to Delhi। कह रहा है जी फार्मर्स जो है पंजाब से, और कौन से फार्मर्स, कैसे, किस टाइप के? हज़ारों फार्मर्स, इन देयर थाउजेंड्स। कह रहा है ये फार्मर्स जो हैं पंजाब से असेंबल हो चुके हैं, इकट्ठे हो चुके हैं, गैदर कर चुके हैं 3 पॉइंट्स पे, 3 बिंदुओं पे, 3 जगहों पे। और ये तीनों जगहें कहाँ हैं? साथ साथ हैं बॉर्डर पे हरियाणा के साथ। तो पंजाब से तो निकल गए लेकिन हरियाणा बॉर्डर पे इनको रोक के रखा हुआ है, दिल्ली नहीं जाने दे रहे। तो हरियाणा बॉर्डर पे 3 जगह जो है ये इकट्ठे हो चुके हैं। अच्छा क्या हो रहा है? कह रहे जी वही 3 पॉइंट्स हैं हरियाणा के, वेयर दे हैव बिन स्टॉप्ड, जहां उनको रोका गया है पैसिव वॉइस में, दे हैव बिन स्टॉप्ड। और किस चीज़ से? फ्रॉम लगा के बताया है, मार्च करने से, आगे बढ़ने से, परेड करने से दिल्ली तक टू दिल्ली। मार्च करना यानी रैली करना, आगे बढ़ना। समझ गए? चलिए फार्मर्स जो है वो सब्जेक्ट है, फार्मर्स फॉर पंजाब। इसकी वर्ब है हैव असेंबल्ड। फार्मर्स हैव असेंबल्ड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, एक्टिव वॉइस में। अच्छा दे आया है फार्मर्स के लिए, दे की वर्ब है हैव बीन स्टॉप्ड। अगेन ये परफेक्ट टेंस है लेकिन ये पैसिव वॉइस है। ठीक है, फार्मर्स को रोका गया है। किसी को जब भी रोकते हैं, बार करते हैं, बैन करते हैं किसी काम से, तो आप फ्रॉम लगा के बताते हैं। स्टॉप समवन फ्रॉम डूइंग, फ्रॉम डूइंग वर्ब के आईएनजी फॉर्म से, डूइंग समथिंग। चलिए असेंबल का मतलब होता है इकट्ठा होना। अब ये इन देयर थाउजेंड्स लिखने की ज़रूरत नहीं थी, फार्मर्स फ्रॉम पंजाब इन थाउजेंड्स भी लिखा जा सकता था। ठीक है, इन देयर थाउजेंड्स कोई मीनिंग नहीं है इसका, है ना। या तो ये सुबह सही कर देंगे द हिंदू वाले, मैं तो रात में बना लेता हूँ ना वीडियोस को, तैयार करता हूँ तो रात में देर आ रहा था एडिटोरियल में, हो सकता है सुबह इस देर को ये निकाल के बैठे हों। जरूरत नहीं है इसकी, इन थाउजेंड से लिखा जाएगा। कह रहे द प्रोटेस्टर्स आर डिमांडिंग लीगली गारंटीड एमएसपी फॉर क्रॉप्स। प्रोटेस्टर्स जो हैं वो डिमांड कर रहे हैं लीगली गारंटीड एमएसपी, लीगल तौर पे गारंटी वाला मिनिमम सपोर्ट प्राइस अपनी फसलों के लिए। अच्छा और क्या डिमांड कर रहे हैं? डेट वेवर, डेट यानी कर्जा, वेवर यानी माफ़ी, कर्जे में माफ़ी को। और क्या डिमांड कर रहे हैं? कैंसलेशन ऑफ इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स इम्पैक्टिंग एग्रीकल्चर सेक्टर, कैंसिल किया जाए अंतर्राष्ट्रीय एग्रीमेंट्स को जो इम्पैक्ट करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर को, कृषि के जो है क्षेत्र को। और ये डिमांड कर रहे हैं, एंड लगा के बता रहे हैं, अ मिनिमम पेंशन ऑफ 5,000 रुपये, 5,000 रुपये की मंथली पेंशन का डिमांड कर रहे हैं फॉर फार्मर्स एंड एग्रीकल्चर लेबर्स, किसानों के लिए और खेती में काम करने वाले मजदूरों के लिए। तो ये 4 चीज़ें हैं जो है इनकी डिमांड है। प्रोटेस्टर्स सब्जेक्ट है,
आर डिमांडिंग इनकी वर्ब है। ये सब चीज़ें कोमा कोमा लगा के जोड़ी गई हैं और लास्ट वाली से पहले एंड लगाया गया है। ठीक है, जितनी भी चीज़ें हो कोमा से जोड़ दो और जो लास्ट बचे उसके पहले एंड लगा दो। इस तरीके से आप जो है लिस्ट को तैयार करते हैं। वेवर का मतलब होता है माफ़ी या छूट, डेट वेवर यानी कर्जे में माफ़ी। कह रहे सम ऑफ दीज डिमांड्स वर रेज्ड ड्यूरिंग देयर अर्लियर प्रोटेस्ट इन 2021-22। इन्हीं में से कुछ डिमांड्स जो हैं रेज की गई थी उनके पुराने प्रोटेस्ट के दौरान, पुराने धरने के दौरान 2021-22 में। विच वॉज कॉल्ड ऑफ आफ्टर द बीजेपी लेड गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट withdrew 3 controversial laws that had sought to reform the agriculture sector। कह रहा है ये वही प्रोटेस्ट है जो कॉल ऑफ कर दिया गया, विड्रॉ कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया जब बीजेपी की अगुवाई वाली सेंट्रल गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर लिया या वापस खींच लिया 3 विवादित लॉज को, कानूनों को, जो कोशिश कर रहे थे या कोशिश कर चुके थे, हैड सॉट है ना, सीख कर चुके थे कि वो रिफॉर्म करें, सुधार करें एग्रीकल्चर सेक्टर में। सेंटेंस समझ गए? तो ये वही डिमांड है जो पिछली बार भी हुई थी 2 साल पहले के प्रोटेस्ट में, आंदोलन में, लेकिन वो आंदोलन ही खत्म हो गया अचानक से जैसे ही बीजेपी की सरकार ने अपने कानूनों को वापस लिया, कृषि कानूनों को। और वो कानून चाहते थे कि कैसे भी करके कृषि सेक्टर को, फार्म या एग्रीकल्चर सेक्टर को रिफॉर्म किया जाए, सुधार लाया जाए। अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं सेंटेंस की। सम ऑफ दीज डिमांड्स इज योर सब्जेक्ट, वर रेज्ड आपकी वर्ब है, ठीक है, डिमांड्स की। विच आया है फार्म प्रोटेस्ट के लिए 2021-22 के, विच की वर्ब है वॉज कॉल्ड ऑफ। कॉल ऑफ करना, किसी चीज़ को कैंसिल करना, रिवोक करना, ठीक है। कॉल से बनने वाली फ्रेजल वर्ब्स आपको 1-2 दिन पहले भी करवाई थी। कॉल ऑफ करना, कैंसिल करना, कॉल आउट करना, चैलेंज करना, कॉल फॉर करना यानी डिमांड करना, और कॉल ऑन या अपॉन करना यानी आह्वान करना, किसी इंसान से किसी चीज़ की डिमांड करना, है ना। कॉल फॉर तो मतलब चीज़ की डिमांड करना, और कॉल ऑन या अपॉन यानी किसी इंसान से कोई डिमांड करना कि आप कुछ करके दिखाओ, है ना, आह्वान करना। कॉल इन ऑन भी एक फ्रेजल वर्ब है जो आपको आनी चाहिए। सब बच्चे इसको अपडेट करेंगे कमेंट सेक्शन में जिनको याद है। ये सारी तो करवा दी मैंने। एक और है इंपॉर्टेंट, कॉल इन ऑन समवन, इसका क्या मीनिंग है जरूर से कमेंट्स में डालना। चलो 3 कंट्रोवर्शियल लॉस विड्रू, ठीक है, दैट की वर्ब है हैड सॉट। कह द प्रोटेस्ट नाउ इज स्पीयर हेडेड बाय द SKM या संयुक्त किसान मोर्चा, नॉन पॉलिटिकल। अब की बार जो प्रोटेस्ट है वो स्पीयर हेडेड हो रहा है। स्पीयर का मतलब होता है भाला, हेड का मतलब होता है सर। अगर कोई चीज़ स्पीयर हेड कर रही है तो वो भाले का सर बन के बनी, आगे आगे सबसे आगे जो है चल रही है। आप भाला फेंकोगे तो भाले का जो हेड है, जो आगे का सिरा है, वो सबसे आगे होगा और बाकी पीछे पूरा भाला होगा। तो स्पीयर हेड करने का मतलब ही होता है आगे आगे चलना, भाले के सर की तरह, और किसी चीज़ को लीड करना। तो ये प्रोटेस्ट जो है इस बार स्पीयर हेडेड है या लेड बाय है संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा, जो एक नॉन पॉलिटिकल ग्रुप है। कह रहा है कोमा लगा के, अ स्प्लिंटर ग्रुप ऑफ द बॉडी दैट हैड लेड द अर्लियर प्रोटेस्ट। ये एक स्प्लिंटर ग्रुप है, एक टुकड़े वाला ग्रुप है, अलग हुआ ग्रुप है उस मेन बॉडी का, संयुक्त किसान मोर्चा का, जिसने लीड किया था पिछला वाला प्रोटेस्ट, पिछला वाला किसान आंदोलन। ठीक है, तो मतलब संयुक्त किसान मोर्चा के अंदर भी दरारें पड़ गई हैं, अलग अलग ग्रुप्स बन गए हैं, और उन्हीं में से एक ग्रुप इस बार का किसान आंदोलन जो है स्पीयर हेड या लीड कर रहा है। प्रोटेस्ट वर्ब है, सब्जेक्ट है, और इसकी वर्ब है इज स्पीयर हेडेड। स्पीयर हेडेड को आप लेड भी लिख सकते हैं। प्रोटेस्ट इज स्पीयर हेडेड बाय और लेड बाय SKM। इज प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पैसिव वॉइस बना हुआ है, ठीक है, इंडेफिनिट टेंस में। कोमा लगा करके इस SKM नाम के ग्रुप के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है। ये SKM वो वाला है जो एक स्प्लिंटर ग्रुप है, अलग हुआ टुकड़ा है। स्प्लिंटर वर्ड याद है ना, जब आपका कोई चीज़ टूटती है उसके छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना, अलग अलग हो जाते हैं, वो होते हैं स्प्लिंटर्स। चलिए, कह रहा है द स्प्लिट सिग्निफाइज फिशर्स इन द इंटरेस्ट ग्रुप्स अक्रॉस हरियाणा, पंजाब एंड वेस्टर्न यूपी एंड राजस्थान। कह रहे जो स्प्लिट है, ये जो दरार है, जो डिवाइड है, डिवीज़न है संयुक्त किसान मोर्चा में, ये सिग्निफाई करता है, ये एक निशान बनता है, सिग्निफिकेंस दिखाता है फिशर्स की या उन खाइयों की जो इन इंटरेस्ट ग्रुप्स में पड़ गई हैं। इंटरेस्ट ग्रुप्स वो ग्रुप्स होते हैं जिनका किसी एक सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होता है, किसी मुद्दे में इंटरेस्ट होता है। जैसे संयुक्त किसान मोर्चा का किसानी के या खेती के मुद्दे में इंटरेस्ट है, बस ये खेती के लिए ही काम करेगा। संयुक्त किसान मोर्चा ऐसा नहीं है कि वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हो रहा है तो वहाँ पे अपना आदमी खड़ा करके चुनाव लड़ रहा है, नहीं, ये एक इंटरेस्ट ग्रुप है, एक लॉबी है। कह रहा है ये जो स्प्लिट आया है ये सिग्निफाई करता है खाइयों को, दरारों को इन इंटरेस्ट ग्रुप्स में,
और कहाँ, हरियाणा में, पंजाब में, वेस्टर्न यूपी में और राजस्थान में। स्प्लिट सब्जेक्ट है, सिग्निफाई जिसकी वर्ब है, सिग्निफाई करना, किसी चीज़ का सिग्निफिकेंस बताना। फिशर का मतलब है दरार, खाई, क्रैक, रिफ्ट, बताया था ना ये वर्ड आपको मैंने शुरू में, फिशर। अच्छा, और क्या हुआ, और ये हुआ देर आर एटलीस्ट 3 अदर स्ट्रैंड्स ऑफ प्रोटेस्ट गैदरिंग स्ट्रेंथ। कह रहे कम से कम 3 और स्ट्रैंड्स भी हैं। स्ट्रैंड का मतलब होता है लट, जुल्फे, बाल होता है ना, बाल, बाल को गिन नहीं सकते हैं लेकिन उसकी स्ट्रैंड को गिन सकते हैं, एक सिंगल बाल को बोलते हैं स्ट्रैंड। तो कह रहे 3 और जुल्फे भी हैं या 3 और हिस्से भी हैं प्रोटेस्ट के, जो गैदर कर रहे हैं स्ट्रेंथ को, जो मजबूत होते जा रहे हैं। तो पंजाब वाला तो ठीक है, पंजाब वाला जो एसकेएम है उसके जैसे 3 स्प्लिंटर ग्रुप्स और भी हैं हरियाणा में, राजस्थान में या वेस्टर्न यूपी में, जो अपनी स्ट्रेंथ को गेन कर रहे हैं। ठीक है, आर जो है वर्ब है, एटलीस्ट 3 अदर स्ट्रैंड्स जो है सब्जेक्ट है, स्ट्रैंड्स को सब्जेक्ट माने और आर इसकी वर्ब होगी। देयर से क्लोज शुरू हुआ है इसलिए वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखा गया है। कह रहा है फार्मर्स, अब वो तीनों स्ट्रैंड्स के बारे में बताएगा, तीनों जो है लटों के बारे में बताएगा, ब्रांचेस के बारे में बताएगा। कह रहा है फार्मर्स इन वेस्टर्न यूपी अफेक्टेड बाय द जेवर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट एंड यमुना एक्सप्रेसवे आर अप इन आर्म्स। फार्मर्स जो हैं, पहली तो स्ट्रैंड है वेस्टर्न यूपी की, वहाँ के जो फार्मर्स हैं वो अफेक्टेड जो हैं जेवर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट से और यमुना एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट से, वो अप इन आर्म्स हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हथियार उन्होंने उठा लिए। अप इन द आर्म्स का मतलब होता है हथियार उठा लेना। अब भले ही आपने हथियार ना उठाया हो लेकिन सरकार के खिलाफ तो आप खड़े हैं ना, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो आप अप इन आर्म्स जो है इस फ्रेज को यूज़ करेंगे। फार्मर्स की वर्ब है आर। ठीक है, ये अप इन आर्म्स में जो है ईडियम मैंने आज के क्विज में आपसे पूछी हुई है। अब हरियाणा का बताएगा। कह रहे दूसरी जो स्ट्रैंड है, जो ब्रांच है हरियाणा में, इन हरियाणा सोनीपत फार्मर्स आर प्रोटेस्टिंग लैंड एक्विजिशन फॉर पावर केबल्स। सोनीपत में फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं भूमि अधिग्रहण को, लैंड एक्विजिशन को, पावर केबल्स के लिए, बिजली की तारों के लिए। ठीक है, ये सेकंड स्ट्रैंड है। और थर्ड कौन सी है, थर्ड आपको आगे बताएगा। कह रहे द एसकेएम एंड सेवरल ट्रेड यूनियंस हैव कॉल्ड फॉर अ नेशनल रूरल एंड इंडस्ट्रियल स्ट्राइक ऑन February 16। कह रहे फिर ये जो ओरिजिनल संयुक्त किसान मोर्चा है और दूसरी कई ट्रेड यूनियंस है, उन्होंने भी कॉल फॉर किया है, डिमांड किया है एक नेशनल यानी पूरे देश में, गांवों में और इंडस्ट्री में स्ट्राइक का 16 फरवरी को। तो एसकेएम ने बोला है कि 16 फरवरी को हड़ताल, पूरे देश में हड़ताल। और ये कैसे होगा, विद ओवरलैपिंग एंड एडिशनल डिमांड्स दैट इंक्लूड द रिपील ऑफ 4 लेबर कोड्स। ये सारा जो काम हुआ है एसकेएम के द्वारा, ये ओवरलैप करने वाली या एडिशनल डिमांड के साथ हुआ है। कुछ डिमांड्स तो वही हैं जो इन्होंने यूपी और हरियाणा वालों ने की है, पंजाब वालों ने की है, और कुछ डिमांड जो है एडिशनल भी हैं इनसे एसकेएम के द्वारा, और जो इंक्लूड करती हैं रिपील को या कैंसिलेशन को 4 लेबर कोड्स के। लेबर कोड का मतलब है मजदूरों के लिए बनाए गए नियम। ठीक है, कोड क्या होता है, नियमों का, पूरे ग्रुप्स का, पूरे जो लॉज का ग्रुप। इंडियन पीनल कोड था, उसमें सारी सजाओं के प्रावधान थे, है ना। तो लेबर कोड जो सरकार ने बनाए हैं 4 नए, एसकेएम बोलता है कि इनको वापस लो, ये लेबर फ्रेंडली नहीं है। तो इस तरीके से अलग अलग जो है ब्रांचेस जो हैं संयुक्त किसान मोर्चा की अलग अलग मांगे कर रही हैं। ओरिजिनल एसकेएम जो है संयुक्त किसान मोर्चा और सेवरल ट्रेड यूनियंस, इनकी वर्ब है हैव कॉल्ड फॉर। कॉल फॉर करना, डिमांड करना। अच्छा, और इसमें देखने वाला क्या है, रिपील। रिपील का मतलब होता है किसी चीज़ का कैंसलेशन। पहले आप किसी चीज़ को लगाओगे और फिर उसको जब वापस खींचोगे, विड्रॉ करोगे, उसको बोलते हैं रिपील। इसके लिए एक और वर्ड है हमारे पास अंग्रेजी में, फ्रेजल वर्ब रोल बैक। जब सरकार ने किसान कानून लेकर के आई थी, कृषि कानून, जब उनको वापस खींचा था 2022 में, तो सरकार ने, गवर्नमेंट ने उनको रिपील या रोल बैक किया था। ठीक है, तो ये फर्स्ट पैराग्राफ हो गया। ग्रामर इसमें कुछ कॉन्सेप्ट शायद आया था, चलो आगे आएगा, वो बता देता हूँ आपको। ठीक है, अब सेकंड पे आते हैं। कह रहे द गवर्नमेंट हैज़ ओपन टॉक्स विद पंजाब फार्मर्स बट अ लीगल गारंटी ऑफ एमएसपी अपीयर्स अनलाइकली। सरकार ने खोल दिया है, शुरू कर दिया है बातचीत को पंजाब के किसानों के साथ कि आप इस मामले को ख़त्म करो। कह रहे लेकिन एक लीगल गारंटी जो है, कानूनी गारंटी जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस की, एमएसपी की, वो बड़ी अनलाइकली या असंभावित दिखाई देती है। लगता नहीं है सरकार की कानून के अंदर कहीं एमएसपी को एक, समझ गए ना, गारंटी बना करके लिखेगी। सरकार जो है गवर्नमेंट सब्जेक्ट है, हैज़ ओपन टॉक्स इसकी वर्ब है, लीगल गारंटी सब्जेक्ट है, अपीयर्स इसकी वर्ब है।
कह रहे द पुलिस इन हरियाणा एंड दिल्ली हैव स्टॉप्ड फार्मर्स मोर देन 200 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम दिल्ली। कह रहे जो पुलिस वाले हैं दिल्ली और हरियाणा के, स्टॉप कर चुके हैं, रोक चुके हैं फार्मर्स को, किसानों को। तो जो पंजाब से आ रहे हैं उनको हरियाणा बॉर्डर पे रोक दिया, दिल्ली तक जाने नहीं दे रहे। और कहाँ रोका है? 200 किलोमीटर दूर रोका है दिल्ली से। और क्यों रोका है? एज दे आर रेजोल्यूट दैट द फार्मर्स विल नॉट बी अलाउड। क्योंकि इन पुलिस वाले जो हैं रेजोल्यूट हो चुके हैं, संकल्प ले लिया इन्होंने, कसम खा ली है। रेजोल्यूट होना यानी रेजोल्यूशन ले लेना, डिटर्मिंड हो जाना किसी चीज़ के लिए। तो पुलिस वाले भी अड़ गए हैं इस बात पे कि फार्मर्स इस बार अलाउड नहीं होंगे, फार्मर्स को इजाज़त नहीं मिलेगी। और कहाँ आने की? नियर द बॉर्डर ऑफ नेशनल कैपिटल, नेशनल कैपिटल के दिल्ली के बॉर्डर तक आने की। कह रहा वेयर दे हैड लेड सीज इन 2021-22। ये वही बॉर्डर है नेशनल कैपिटल का जहाँ पे उन्होंने ले सीज किया था, घेराव किया था, प्रदर्शन किया था, धरना किया था 21-22 में। समझ गए? तो ये पुलिस वालों का पूरा उन्होंने सिस्टम जो है बना रखा है उन्होंने पहले से कि इस बार किसानों को दिल्ली के आसपास इलेक्शन से पहले तो बिल्कुल नहीं आने देंगे। इलेक्शन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अंडरटोन इस पूरे आर्टिकल की इलेक्शन ही है, आप आगे देखेंगे। और ये पूरा मामला अभी आप देखेंगे इलेक्शन से जुड़ा हुआ कैसे है। पुलिस सब्जेक्ट है, हैव स्टॉप्ड पुलिस की वर्ब है, दे आया है किसान जो है पुलिस वालों के लिए, पुलिस की वर्ब है, दे की वर्ब है आर। रेजोल्यूट होना यानी किसी काम के लिए पक्का होना, डिटर्मिंड होना, संकल्प ले लेना, ऐसा ही करेंगे। फार्मर्स की वर्ब है विल नॉट बी अलाउड, पैसिव वॉइस में फार्मर्स विल नॉट बी अलाउड। और दे आया है फार्मर्स के लिए, वर्ब है हैड लेड सीज। ले सीज करना यानी घेराव करना, कहीं पे बैरिकेड कर देना, ब्लॉकेड कर देना, बैठ जाना, किसी जगह को चारों तरफ से घेर लेना, एनसर्कल कर लेना। चलो अब दो चीज़ें इस सेंटेंस में देखने वाली। पहला तो जो पुलिस वर्ड है हमेशा प्लूरल होगा और आगे हमेशा द लेगा। पुलिस का मतलब होता है पुलिस वाले, पुलिस मैन को ही अंग्रेजी में पुलिस लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अब पुलिस मैन तो प्लूरल है ना, पुलिस वाले, तो अब पुलिस को हमेशा एज ए प्लूरल नाउन ही ट्रीट करेंगे, इसलिए इसको लिखा गया है हैव स्टॉप्ड और इसके लिए लगाया गया दे, सॉरी यहाँ है ना दे। तो पहली चीज़ ये ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, पुलिस वर्ड जैसे और भी ऐसे वर्ड्स अंग्रेजी में जिनके आगे एस नहीं लगा लेकिन वो प्लूरल होते हैं बिना एस के भी। क्या आपको वो सारे वर्ड्स याद हैं? पुलिस की तरह और कौन से वर्ड है जिनके पीछे एस नहीं लगा हुआ लेकिन वो प्लूरल है? जिन बच्चों को याद है डालना कमेंट्स में, देखे कितने बच्चों को याद है। नाउन चैप्टर में करवाया था आपको और मैं उन वर्ड्स को लिख रहा हूँ ताकि आपका रिवीजन हो जाए। दूसरे वर्ड्स हैं पुलिस के साथ साथ जेंट्री, पीपल, वर्मिन, कैटल, पोल्ट्री, ठीक है, स्वाइन। चलो स्वाइन को छोड़ दो, स्वाइन का अलग केस है। जेंट्री का मतलब होता है बड़े कुलीन लोग, किसी भी एरिया के खानदानी लोग। पीपल भी एक प्लूरल नाउन है, सभी लोगों के लिए यूज़ होता है। वर्मिन छोटे छोटे कीड़े होते हैं, तो ये वर्मिन अपने आप में प्लूरल हो जाएगा, एस लगाने की इसके आगे ज़रूरत नहीं है। कैटल यानी जानवर, गायें भैंसे, ये सब कैटल हैं, पशु हैं, एस लगाने की ज़रूरत नहीं है। पोल्ट्री का मतलब होता है मुर्गे मुर्गियाँ, इसके आगे भी पोल्ट्रीज लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक और जोड़ लो इसमें, पर्सनल, ठीक है। पर्सनल के आगे भी एस लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप में प्लूरल है, किसी भी कंपनी के स्टाफ के ग्रुप को बोलता है पर्सनल। तो याद रखें सारे नाउन्स बिना एस के भी प्लूरल हैं, इनको हमेशा प्लूरल वर्ब आपको देनी है। चलो दूसरा जो कॉन्सेप्ट है ले वर्ब के ऊपर बेस्ड है। अंग्रेजी में दो वर्ब्स हैं, एक वर्ब है लाई, एक वर्ब है ले। लाई का मतलब होता है लेट जाना और ले का मतलब होता है लेटा देना। मान लीजिए आप सोफे पे लेट गए, बेड पे लेट गए, तो आप लाई करेंगे। और मान लीजिए आपने किताब को टेबल पे रख दिया, किसी चीज़ को सोफ़ा पे रख दिया, तो उसको लेटा दिया, तो आप ले करेंगे। कन्फ्यूजन क्या है भाई? दोनों वर्ब्स तो अपनी अपनी अलग अलग हैं, है ना। दोनों में कन्फ्यूजन क्या है? कन्फ्यूजन ये है लाई, ले और लेन ये चलती है ऐसे, और दूसरी चलती है ले, लेड और लेट, है ना। इसकी सेकंड फॉर्म और इसकी फर्स्ट फॉर्म सेम है। तो बस यही कन्फ्यूजन का फ़ायदा आपका एग्जामिनर उठाएगा। आपको पता नहीं लगेगा वो लाई वर्ब पूछ रहा है, ले वर्ब आपसे पूछ रहा है, आपको खुद डिटर्मिन करना होगा। याद एक और चीज़ रखना आपको, ये इनके आईएनजी फॉर्म भी मैंने लिख दिया, लाइंग और लेंग। याद ये रखना है कि जब आप खुद ही लेट रहे हैं तो लाई वर्ब की कोई खुद का ऑब्जेक्ट नहीं होगा। आई लाइड ऑन द सोफ़ा, आई ले ऑन द सोफ़ा, आई लाई ऑन द सोफ़ा, है ना। तो जब मैं खुद लेट रहा हूँ तो लाई वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है क्योंकि सब्जेक्ट इसका ऑब्जेक्ट है। तो लाई वर्ब हैज़ नो ऑब्जेक्ट इन एक्टिव। जबकि ले वर्ब जो है उसका हमेशा एक ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि जिस चीज़ को आपने लिटाया है, यू लेड द बुक ऑन द टेबल, तो किताब को लिटाया है, तो हमेशा ले वर्ब अपना ऑब्जेक्ट लेगी एक्टिव में।
पैसिव वॉइस में बात अलग हो जाएगी, क्योंकि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को निकाल दिया जाता है, तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट होगा नहीं, और लाई वर्ब का पैसिव बन ही नहीं सकता, क्योंकि जिसका ऑब्जेक्ट नहीं होता एक्टिव में उसका पैसिव भी आप नहीं बना सकते हैं। तो एक्टिव पैसिव से भी आप इनको पकड़ पाएंगे। चलो क्वेश्चंस देखते हैं। द पुलिस ले अ ट्रैप टू कैच द थीव्स। पुलिस वालों ने बिछा दिया एक ट्रैप चोरों को कैच करने के लिए। मीनिंग निकाल दिया बिछाने के लिए। बिछाना यानी किसी चीज़ को आप बिछाएंगे, लिटाएंगे, यानी आपको ये वाली वर्ब यूज़ करनी है। सेंटेंस बनाया गया है वर्ब की सेकंड फॉर्म में, पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में ले का सेकंड फॉर्म होता है लेड। तो यहाँ पे ले अ ट्रैप का मतलब नहीं, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा लेड अ ट्रैप। समझ पाए कि नहीं? पुलिस वालों ने बिछाया एक जाल को, ट्रैप यानी जाल। बिछाना या लिटाना के लिए वर्ब यूज होगी ले, और सेकंड फॉर्म यूज होगी, क्योंकि पास्ट में सेंटेंस बना हुआ है, टेंस बना हुआ है, तो सेकंड फॉर्म होगी लेड। मैंने इसकी सेकंड फॉर्म लगा करके आपको दे दिया कंफ्यूज करने के लिए। चलिए, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेड, ठीक है ना। दूसरा, आप इसको चाहते तो ऑब्जेक्ट से भी पकड़ सकते थे। एक्टिव में सेंटेंस है, ट्रैप नाम का ऑब्जेक्ट दिया गया है वर्ब का, तो ऑब्जेक्ट वाली वर्ब होती है ले, तो वैसे भी आपको सेकंड फॉर्म लेड को ही यूज करना था। फर्स्ट फॉर्म क्यों यूज नहीं हो सकती? अगर मैं फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे यूज कर दूं तो ये इंडेफिनिट टेंस बन जाएगा और रूटीन हैबिट को बताएगा। तो इसका मतलब ये होगा पुलिस वाले ले करते हैं एक ट्रैप को, बिछाते हैं एक जाल को चोर पकड़ने के लिए। तो अगर वो रोज बिछाते हैं, आपको ऐसा मीनिंग चाहिए, तो फर्स्ट फॉर्म लगाओ, पुलिस के लिए प्लूरल वर्ब लगाओ। और अगर आपने ऐसा कहा कि उन्होंने बिछाया था, तो फिर सेकंड फॉर्म लगाओ, जो कि ज़्यादा सूटेबल है, लेड आप यहाँ पे यूज़ करें। द IT डिपार्टमेंट हैज़ ट्रैक्ड एंड सीज्ड ब्लैक मनी लेइंग इन डिजिटल वॉलेट्स। IT डिपार्टमेंट ट्रैक कर चुका है, ढूंढ चुका है और कब्जे में ले चुका है काले धन को, ब्लैक मनी को, जो डिजिटल वॉलेट्स में पड़ी हुई है, रखी हुई है, बिछी हुई है या लेटी हुई है। लेव का मतलब होता है पड़ा हुआ होना। डिजिटल वॉलेट जो है पेटीएम वेटीएम की, यहाँ पे काफ़ी ब्लैक मनी होगी, RBI ने उसको सीज किया IT डिपार्टमेंट ने। अब मुझे बताओ, ये मनी जो है डिजिटल वॉलेट में लेटी होगी या लेटाई होगी? भाई साहब लेटी हुई होगी, पड़ी हुई होगी। पड़े हुए के लिए आप वर्ब यूज करेंगे एडजेक्टिव फॉर्म में लाइंग, ठीक है। द मनी लाइंग इन डिजिटल वॉलेट, जो रखी हुई है डिजिटल वॉलेट्स में। चलिए, तो ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया, दोनों क्वेश्चन से आपको क्लियर हो गया होगा। थर्ड वाला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ एज होमवर्क, ठीक है। सब लोग, सब बच्चे, सब लड़के लड़कियां इसको एज होमवर्क अटेम्प्ट देंगे। लेड सोफा, लेड ऑन सोफा, और लाइंग बिसाइड हिम या लेइंग बिसाइड हिम, क्या आप लिखोगे? दोनों वर्ब्स को आपको सही करके लिखना है, कमेंट्स में डालना। गलत होगा तो कमेंट्स में आपको बता देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे। चलिए बढ़े आगे। लास्ट सेंटेंस सभी को अटेम्प्ट करना है। जब खुद से नहीं करोगे तब तक नहीं होगा, एक बार अपना डर निकालो दिमाग से। दोनों वर्ब्स आपने सीख लिए हैं, 10-15 क्वेश्चन जब कर लोगे ना, तो बड़े इजीली आप इन पे, इस कॉन्सेप्ट पे आप स्कोर कर सकते हैं। चलिए, कह रहा है जी, द MSP बेस्ड प्रोक्योरमेंट बाय द FCI हैज सीन द बेडरॉक ऑफ फूड सिक्योरिटी। जो MSP बेस्ड प्रोक्योरमेंट है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस बेस्ड, FCI के द्वारा, वही बेडरॉक है, फाउंडेशन है, लिंच पिन है, कॉर्नरस्टोन है फूड सिक्योरिटी का, देश में खाद्य सुरक्षा का। कह रहा है बट द केस फॉर इट्स रिफॉर्म इज स्ट्रॉन्ग। लेकिन केस जो है इसके रिफॉर्म में, इसके सुधार में बड़ा स्ट्रॉन्ग है। सरकार को सुधार तो इसमें लाना ही चाहिए। MSP के जरिए ही फूड सिक्योरिटी मिलती है 80 करोड़ लोगों को। MSP पे खरीदा हुआ अनाज जो है मुफ्त में दिया जाता है सरकार के द्वारा। फूड सिक्योरिटी क्या है? खाद्य सुरक्षा। सरकार आपके खाने का ध्यान रखेगी। कह रहे लेकिन फिर भी रिफॉर्म की जरूरत है। बस खरीदते जाओ, मुफ्त में खिलाते जाओ, ये भी ठीक नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ सुधार आपको लाना ही चाहिए। प्रोक्योरमेंट जो है सब्जेक्ट है, हैज़ बीन इसकी वर्ब है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। केस फॉर रिफॉर्म जो है इसकी वर्ब है इज। कह रहा है सरप्लस प्रोड्यूसर्स ऑफ ग्रेन हैव बेनिफिटेड फ्रॉम द MSP स्कीम बट द स्कीम बाईपासेस सबसिस्टेंस फार्मर्स इन पूरर रीजन्स। जो एक्स्ट्रा प्रोड्यूसर होते हैं, जो बड़े खेत वाले किसान होते हैं, खूब जो है प्रोड्यूस करते हैं ग्रेन को, यानी MSP वाली फसलों को, अनाज को, उन्होंने बेनिफिट किया है MSP स्कीम से, उनको बड़ा फ़ायदा मिलता है। कह रहा है लेकिन ये स्कीम जो है बाईपास करती है, छोड़ के निकल जाती है छोटे मोटे फार्मर्स को, खेती के ऊपर अपना खाना पीना जो है डिपेंड करने वाले फार्मर्स को, सब्सिस्टेंस फार्मर्स को, पूरर रीजन्स में, गरीब जो है क्षेत्रों में। तो MSP से हरियाणा पंजाब का किसान खूब फ़ायदा उठा रहा है, बड़े खेत वाला, बड़ी उपज वाला। लेकिन महाराष्ट्र वाला फार्मर जो छोटी जगह पे कहीं है, छोटा ज़मीन का टुकड़ा लेके राजस्थान में है, उसको ज़्यादा बेनिफिट इस स्कीम का नहीं मिल रहा। सरप्लस प्रोड्यूसर्स ऑफ ग्रेन जो है ये सब्जेक्ट है, हैव बेनिफिटेड इसकी वर्ब है, स्कीम सब्जेक्ट है, बाईपासेस इसकी वर्ब है। सब्सिस्टेंस, सस्टेनेंस, लाइवलीहुड, ऑक्यूपेशन। सब्सिस्टेंस फार्मर वो मतलब वो फार्मर जो खेती के ऊपर ही अपना खाना चलाता है,
कुछ बेच के कमा लेता है और नहीं तो वो अपनी खेती खा के जिंदा रह लेता है, सबसिस्टेंस फार्मर। कह रहा दिस अनइवन जोग्राफिकल स्प्रेड ऑफ प्रोक्योरमेंट हैज ऑल्सो लेड टू अनसस्टेनेबल फार्म प्रैक्टिसेस इन सम एरिया। ये जो अनइवन जोग्राफिकल स्प्रेड है प्रोक्योरमेंट का, सारी एमएसपी प्रोक्योरमेंट पंजाब हरियाणा से हो रही है, यूपी से हो रही है थोड़ी बहुत, है ना, नीचे आपको केरला बंगाल से नहीं होती दिख रही। तो कह रहा है ये जो अनइवन सा, जो विषम सा या उबड़ खाबड़ सा जो स्प्रेड है जोग्राफिकल एमएसपी की प्रोक्योरमेंट का, वो लीड टू कर चुका है अनसस्टेनेबल फार्म प्रैक्टिसेस की तरफ, ऐसी फार्म प्रैक्टिसेस की तरफ जो सस्टेनेबल नहीं है, जो लंबे वक्त में टिकाऊ नहीं है कुछ एरियाज में, इन सम एरियाज, वाइल फार्मर्स इन अदर रीजन्स ऑफ द कंट्री आर ऑलवेज ऑन द एज ऑफ पेन्यूरी। जबकि फार्मर जो है दूसरे रीजन्स में, दूसरे एरिया में देश के, हमेशा वर्ज पे, एज पे या किनारे पे होते हैं गरीबी के, भुखमरी के। ठीक है, तो पंजाब हरियाणा में क्या हो रहा है, खूब पेस्टिसाइड्स को यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे एमएसपी मिलता है तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगाने की कोशिश करते हैं। तो अनसस्टेनेबल फार्म प्रैक्टिस हो रही है यहाँ पे, और दूसरे एरियाज में लोग भुखमरी में जा रहे हैं क्योंकि एमएसपी उनको नहीं मिलता। अनइवन स्प्रेड जो है सब्जेक्ट है, हैज़ लेड टू इसकी वर्ब है। फार्मर सब्जेक्ट है दूसरे क्लोज का, और इसकी वर्ब है आर। पेन्यूरी का मतलब होता है एब्जेक्ट पॉवर्टी, भुखमरी, बहुत गरीबी, डेस्टिट्यूशन बोलते हैं इसको। ऑन द एज ऑफ, ऑन द ब्रिंक ऑफ, ऑन द वर्ज ऑफ, ऑन द कस्प ऑफ, किसी चीज़ की कगार पे होना। ठीक है, ये चारों फ्रेजेज ऐसे चलेंगे, एट नहीं लगेगा इनके आगे, एट गलत है, आप लिखें ऑन द एज या कस्प या वर्ज ऑफ। चलिए, आज के क्विज में मैंने पूछा हुआ है एट लगा के आपसे, ऑन लगाना है वहाँ पे। कह रहा ऑल दिस कॉल्स फॉर अ रिवैम्पिंग ऑफ द पब्लिक सपोर्ट फॉर फार्मिंग। सब ये चीज़ें जो आपकी बताई, आपको बताई, ऑल दिस, ये कॉल फॉर करता है, डिमांड करता है एक रिवैम्पिंग को, एक मॉडर्नाइजेशन को या रिफॉर्म को, सुधार को, पब्लिक सपोर्ट में फार्मिंग के लिए, सरकारी सपोर्ट में फार्मिंग के लिए। पब्लिक सपोर्ट क्या है, सरकारी पैसे से जो सपोर्ट है वो पब्लिक सपोर्ट है। तो ये सारी चीज़ें डिमांड फॉर करती हैं कि फार्मिंग में, खेती में पब्लिक का सपोर्ट शुरू हो जाए। विच इज़ इसेंशियल फॉर रीजन्स दैट इंक्लूड नेशनल फूड सिक्योरिटी। कह रहे जो इसेंशियल है, ज़रूरी है ऐसे रीजन्स के लिए, वो रीजन्स जो इंक्लूड करते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी को। ऑल दिस की वर्ब है कॉल्स फॉर रिवैम्पिंग, यानी ट्रांसफॉर्मेशन, रेनोवेशन, मॉडर्नाइजेशन, रिफॉर्म। विच की वर्ब है इज, इसेंशियल यानी जरूरी। कह रहा दिस कैन बी अचीव्ड बेटर थ्रू वाइड पॉलिटिकल कंसल्टेशन। और ये चीज़ अचीव की जा सकती है और बेहतर तरीके से हर तरफ पॉलिटिकल कंसल्टेशन के थ्रू, यानी हर तरफ राजनीतिक बातचीत के थ्रू। एंड बाय एनकरेजिंग द बेनिफिशरीज ऑफ द करंट सिस्टम, और एनकरेज करके, प्रोत्साहित करके बेनिफिशरीज को, करंट सिस्टम के, एमएसपी का फ़ायदा लेने वाले किसानों को करंट सिस्टम के, कि वो टू डाइवर्सिफाई प्रोडक्शन एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, कि वो डाइवर्सिफाई करें अपनी प्रोडक्शन को और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करें। सिर्फ वही फसलें ना लगाएं जो एमएसपी देती हैं आपको, फसलों को बदल बदल के लगाएं, खेत आपका जो है और ज़्यादा उपजाऊ हो, प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़े, है ना। ज़्यादा पेस्टिसाइड मत यूज़ करें एक ही फसल को उगाने के चक्कर में। ये काम आप तभी कर पाओगे, ये सुधार तभी ला पाओगे। पॉलिटिकल कंसल्टेशन करो और एमएसपी का फ़ायदा उठाने वाले किसानों को इनकरेज करो कि इस तरीके से आप सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस करें। दिस की वर्ब है कैन बी अचीव्ड थ्रू वाइड पॉलिटिकल कंसल्टेशन एंड थ्रू या बाय एनकरेजिंग द बेनिफिशरीज ऑफ करंट सिस्टम। डाइवर्सिफाई आपको मैंने बता दिया, बदलना, प्रोडक्शन को अलग अलग जो है फसलों में प्रोड्यूस करना, है ना, खेत के अंदर अलग अलग फसलें जो है उगाना। कह रहा है द पॉलिटिकल अंडरटोन्स ऑफ द प्रोटेस्ट ऑन द ईव ऑफ द लोकसभा इलेक्शन ऑल्सो कैन नॉट बी जो है ओवरलुक्ड। जो पॉलिटिकल हिडन मैसेज है, अंडरटोन है इस प्रोटेस्ट की, बिल्कुल पहले लोकसभा इलेक्शन के, ऑन द ईव ऑफ मतलब किसी चीज़ से बिल्कुल पहले, इन द रनअप टू। कह रहा है रनअप में या ईव में, लोकसभा इलेक्शन से पहले, कह रहा है उसको भी ओवरलुक नहीं किया जा सकता, उसको भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये फार्म प्रोटेस्ट जो है इसका इलेक्शन से जरूर कोई ना कोई कनेक्शन तो है। पॉलिटिकल अंडरटोन सब्जेक्ट है, कैन नॉट बी ओवरलुक्ड इसकी वर्ब है, ओवरलुक करना, किसी चीज़ को नज़रअंदाज करना। अंडरटोन यानी हिडन मैसेज, इसको ओवरटोन या कनोटेशन भी बोलते हैं। कह रहा है द फार्म सेक्टर नीड्स अ न्यू मॉडल ऑफ पब्लिक सपोर्ट। फार्म सेक्टर को एक नया मॉडल चाहिए सरकारी सपोर्ट का या पब्लिक सेक्टर के सपोर्ट का। इट कैन नॉट बी लेफ्ट टू द मर्सी ऑफ द मार्केट। कृषि के सेक्टर को आप नहीं छोड़ सकते हैं, लीव टू नहीं कर सकते हैं मर्सी पे, दया पे बाजार की। ऐसा मत सोचे कि बाजार अपने आप इस सेक्टर को देख लेगा, नहीं, सरकारी सपोर्ट इसको देना पड़ेगा, बाजार से इस सेक्टर का भला नहीं हो सकता। इट की वर्ब है कैन नॉट बी लेफ्ट। मर्सी यानी दया, रहमो करम।
कह रहे द गवर्नमेंट शुड लीड द एफर्ट्स टू क्रिएट अ नेशनल कंसेंसस ऑन दिस क्वेश्चन। सरकार को लीड करना चाहिए उन एफर्ट्स को जो क्रिएट करने के लिए हैं पूरे देश में सहमति पे, कंसेंसस को इसी क्वेश्चन पे, सवाल पे। ठीक है, तो कुछ सरकार को ऐसा करना पड़ेगा ताकि किसान शांत हो, प्रोटेस्ट बंद हो, आंदोलन खत्म हो। सरकार सब्जेक्ट है, गवर्नमेंट शुड लीड इसकी वर्ब है। लीड द एफर्ट्स यानी इन पूरी कोशिशों को लीड करना, इनकी अगुवाई में आना। चलिए लास्ट में थोड़ा फास्ट मैंने प्रोसेस किया क्योंकि बहुत ईजी था। जो चीज़ ईजी होती है वहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना चाहिए, है ना। किसी को स्लो या तेज़ लगता है तो आप अपना स्पीड एडजस्ट कर लिया करो। यूट्यूब ने आपको 1.5, 1.25, 0.75, है ना, अलग हर तरह की स्पीड आपको वीडियो प्ले करने के लिए दी है। अब आ जाओ फर्स्ट क्वेश्चन पे। आज की टोन है सजेस्टिंग, सजेस्ट करके बता रहा है सरकार को क्या करना चाहिए। ठीक है, तो ये टोन हो गई आपकी। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से कौन सी वो चीज़ है जो डिमांड नहीं है या फैक्टर नहीं है इस फार्म प्रोटेस्ट को ट्रिगर करने का। चारों में से कौन सी ऐसी चीज़ है जिसका इस किसान आंदोलन से कोई सीधा कनेक्शन नहीं है। हिंदी करूँगा तो आप आंसर फटाफट बता दोगे, कोशिश करना आप खुद ही इसका आंसर निकालो। ठीक है, ABCD चारों को पढ़ लो, हिंदी करते ही आपका आंसर निकल जाएगा, ट्रांसलेट करते ही। फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल दिया है इस वीडियो के नीचे, वहाँ से आप चेक करें। बीच में ये 1, 2, 3, 5 क्वेश्चन हैं वोकैब के। अप इन आर्म्स का मीनिंग पूछा है, वन वर्ड पूछा है, डायरेक्ट या इम्प्लिसिट मीनिंग का। स्प्लिंटर वन वर्ड का मीनिंग पूछा है। कॉल ऑफ फ्रेजल वर्ब का क्या मीनिंग होता है, और पेनुरी वर्ड का क्या सिनोनिम है, सस्टेनेंस, पॉवर्टी या लिंचपिन। चलो लास्ट में 4 आपको मिलेंगी एरर्स, और एरर्स मैंने जो कॉन्सेप्ट आपको सिखाया, ले वाला, कंप्लेंट या कंप्लेंट्स वाला, है ना, उन्हीं चारों जो है कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस्ड है। जो मैंने 3 वर्ड्स हाईलाइट किए हैं इन पे आपको 4 एरर्स मिलेंगी। ठीक है, 3 वर्ड्स जो मैंने हाईलाइट किए, या चलो 4 कर देता हूँ, इन पे आपको वो चारों एरर्स मिलेंगी। तो फर्स्ट कमेंट में आंसर है, अपना आंसर से मेरा आंसर मैच करो। आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताना। क्लास अच्छी लगी, सब समझ में आया तो वो भी बता दिया करो, फीडबैक आपका ज़रूरी होता है। कल की क्लास में आपसे लेंगे मुलाकात, कल की क्लास में। जिन बच्चों को कोर्सेज की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स ऑफ द कोर्सेज। एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, YT ऐप को, आपको राइटिंग का, SSC का और बैंकिंग का, इनफैक्ट UPSC का भी कोर्स मिल जाएगा। अफोर्डेबल कोर्सेज है, मेहनत करना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड करें, कमेंट सेक्शन में लिंक रखा गया है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स। चलिए।